थे 2-2 घंटे आप फोन यूज कीजिए, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी तक बात कर लेते हैं। अभी तक किसी को अगर कोई डाउट है जो भी हमने पढ़ा, तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज अभी मुझे बता दीजिए। एनीबॉडी, अभी तक कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज, या फिर हम आगे बढ़ें। सर लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था एंड में। अच्छा, क्या क्वेश्चन था? 1:1। एक सेकंड, एक बार में एक बार में प्लीज। हाँ, पूर्णिमा शर्मा कौन है? जिसने सबसे पहले, हाँ, का कौन है? का सैनिका। अच्छा, सैनिका, हाँ, क्या तो क्या आंसर आया तुम्हारा? सर इसमें सर मैक्सिमम मिनिमा लगाना था शायद। ठीक है, ठीक है। सर वो लगाया, फिर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 0 रखा। ए Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर क्यों 0 रख दिया भाई? df बाय dq इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे? dx, df बाय dq। हाँ तो df बाय dq रखो ना यार। हाँ इक्वल टू 0 रखेंगे। हाँ तो आपने तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर को 0 रख दिया, तो f को 0 रख दिया। चलो खैर, मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली होता क्या है। तो बेसिकली ये होता है कि जब भी आप कोई भी चार्ज, खैर आप df बाय dq वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल q होगा, ठीक है। और df बाय dq को जब 0 रखोगे तो आपका जो q आएगा, ठीक है, तो आप बोलोगे जो q की वैल्यू आएगी वो आएगा आपका q/2। तो आप हमेशा आगे याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इसलिए दिया था ताकि आपको ये चीज याद हो जाए कि जब भी दो चार्जेस किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो उनके केस में आप बोलोगे मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब दोनों ही चार्जेस कैसे हो, इक्वल हो। तो आप बस इतना याद रख सकते हैं Q1 Q2 का रेशियो जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, और आप कह सकते हो दोनों चार्जेस कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बस। तो आप याद रखेंगे। थोड़ा सा मेरे को मालूम है मैक्सिमम मिनिमम लगाते टाइम थोड़ी दिक्कत आएगी सॉल्व करते टाइम आप लोगों को, बट ठीक है, आपको इतना ज्यादा परेशान की जरूरत नहीं है। आप आगे से याद रखेंगे जब भी दो चार्जेस को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा जाए और बोला जाए कि क्या क्या चार्ज है कि इनके बीच में फोर्स कैसा हो जाए, मैक्सिमम एक चार्ज दिया जाए, तो आप बोलोगे सर उस फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए उन चार्ज को आधा आधा बांट दो, मतलब इक्वल इक्वल चार्ज दे दोगे, तो आप बोलोगे कि सर इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे देखो मैंने आपको बोला था कि वेक्टर्स पढ़ लेना, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि सर इस चैप्टर में आप ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि ग्रेविटेशन के जो फॉर्मूलाज हैं, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, वो काफी हद तक आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब फोर्स जैसा चलता है। तो जैसा कि वहां आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड, तो जो वहां ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था वो यहाँ पे आप कह सकते हो कि किसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है, जैसे वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स था, यहाँ कूलम्ब फोर्स था, ऐसे ही वहां पे जब ग्रेविटेशनल फील्ड था तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसका जो एनालॉगस है आप कह सकते हो वो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको याद हो ग्रेविटेशनल फील्ड की जब बात करते थे तो ग्रेविटेशनल फील्ड हम क्या बोलते थे, मुन्ना भाई का इलाका, रिमेंबर? जो मुन्ना भाई का इलाका होता था, ठीक है, वहां पे मुन्ना भाई क्या होता था, एम। उस इलाके में कोई दूसरा एम आएगा तो उस पर कोई ना कोई इफेक्ट फील होगा, कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो उस इलाके को, जिस इलाके में उसका इफेक्ट फील होता था उस मुन्ना भाई का, आप बोलते थे उसको बोलते थे ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो द मुन्ना भाई का इलाका, बट यहाँ पे मुन्ना भाई कौन है, चार्ज। जिस चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो आप बोलते हो सर वो यहाँ पे मुन्ना भाई है, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज, the space around the charge in which its influence can be felt, in which its influence can be felt by any other charged particle,
in which its influence can be felt by any other charged particle. ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो डिफाइन होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे वहां पे डिफाइन होता था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे ही यहाँ पे भी टर्म डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, मैंने कहा सर ये तो मुझे पता चल गया कि एक इलाका है, उस इलाके में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो उस पर कोई ना कोई इफेक्ट फील होगा, कोई फोर्स लगेगा। ठीक है, अब किस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा बताया ना, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इफेक्ट फील होता है, तो किस पॉइंट पे कितना इफेक्ट फील होगा आप बोलते हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें एक अंडरलाइन आप कह सकते हो या नोट पॉइंट की तरह डाल लो, हाईलाइट कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट। किस पे डिफाइन करते हो आप, पॉइंट पे डिफाइन होता है ना, एक चार्ज की वजह से कई सारे पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ सकती है, तो इट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट। इसकी डेफिनेशन लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is defined as the electric force per unit charge, the electric force per unit charge experienced by a positive test charge. A positive test charge. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हाईलाइट कर लो, पॉजिटिव को हाईलाइट कर लो और टेस्ट चार्ज को हाईलाइट करो। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट्स का इसमें जो आप बोलते हैं टर्म्स हैं इनको हाईलाइट जरूर कर लेना। तो जरा बात करते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। मैंने कहा सपोज दैट ये एक क्यू है, ये क्या क्यू है, तो इस क्यू के आसपास का जो रीजन होगा उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने बोला उस रीजन में एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है, तो आप बोलो ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, आप बोलते हो r डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो जब इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज, और वो भी कैसा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ध्यान रखें। ठीक है, जब हम उस पे यहाँ पे एक पॉइंट पे सपोज दैट एक क्यू नॉट एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आप बोलोगे फोर्स एक्सपीरियंस विद टेस्ट चार्ज विल बी गिवन बाय कूलम्स लॉ and that will be equal to k q naught by r square। आई होप इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने बोला कि सर ये यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा, इसने कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया, मैंने कहा पर यूनिट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, राइट। आप बोलोगे दैट पर यूनिट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसको डिफाइन करते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो यहाँ पे 10 कूलम का कोई चार्ज आएगा तो वो एक अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ पे 20 कूलम का एक चार्ज आएगा तो वो एक अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं अलग अलग पॉइंट अगर अलग अलग चार्जेस आके अलग अलग एक्सपीरियंस करेंगे फोर्सेस, तो मेरा कोई ऐसा कोई टर्म डिफाइन नहीं हो रहा जिससे यूनिक प्रॉपर्टी डिफाइन कर पाऊं मैं ए पे। ठीक है, तो मेरा कोई फायदा नहीं है। तो हमने क्या किया, पर यूनिट चार्ज डिफाइन कर दिया कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या है, अगर एक यूनिट चार्ज वहां रखा होता तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता, उससे क्या होगा, एक यूनिट चार्ज का तो मुझे पता है, 10 कूलम भी वहां रखोगे तो भी पर यूनिट चार्ज कितना होगा सेम, 20 कूलम रखोगे तो भी कितना होगा, उसका 20 कूलम से डिवाइड करोगे। एक यूनिट चार्ज पे फोर्स निकालना होता है तो क्या करोगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करोगे, जरा देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज लिमिट Q naught tends to 0 force per unit charge. So this is the force experienced by this charge divided by charge का magnitude, ये क्या देगा, this is the force experienced per unit charge। ठीक है, अब ये Q naught कैसा होना चाहिए, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए।
एक तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक चार्ज होता है, ठीक है, जो हम टेस्टिंग के लिए डेफिनेशन के लिए यहाँ रख रहे हैं। उस टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि सर वो कैसा होना चाहिए। ये जो टर्म दिख रहा है लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, जिसने मैथ्स ले रखी है उसको ये लिमिट वगैरह थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है। जिसने मैथ्स नहीं ले रखी है तो बिल्कुल घबराए नहीं। इसका मतलब बस इतना सा है कि क्यू नॉट हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल। क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, इट मींस दिस टेस्ट चार्ज हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल। अब ये टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यों होना चाहिए? क्योंकि मान लो ये क्यू यहाँ भी रखते हैं, चार्ज यहाँ पे रख दें, तो इस चार्ज की वजह से भी आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब इस रीजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ आसपास डिफाइन कर रहे हैं या इवन इस पॉइंट पर डिफाइन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस क्यू चार्ज की वजह से नहीं है, इस क्यू नॉट की वजह से भी है, ठीक है। तो आप जो चाहते हो फाइंड आउट करना, क्या आपको वो मिलेगा? सर आप चाहते तो कैपिटल क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, बट वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करके लाओगे वो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। सर सर आपका आप माइक म्यूट। सर माइक ऑफ हो गया, मैंने कर दिया। ये शैतानियां नहीं करें, कोई बैठा बैठा माइक माइक म्यूट नहीं करे प्लीज। चलो अभी आवाज आ रही है? हाँ, जिन लोगों ने अपने माइक ऑन किया प्लीज हाँ बंद कर लें। चलिए, एंड कुछ स्टूडेंट्स के वीडियोस भी मुझे ऑन दिख रहे हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है अपने वीडियो जरूर ऑफ कर लें, थोड़ा डिस्टरबेंस आता रहता है उसकी वजह से, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर कहाँ बोल रहे थे? हाँ, तो Q नॉट हैज टू बी वेरी स्मॉल सच दैट कि उस Q नॉट का कोई भी इफेक्ट एज सच ना हो, ठीक है। तो जो इफेक्ट आप स्टडी कर रहे हो इस रीजन में, वो इफेक्ट केवल और केवल किसकी वजह से हो? कैपिटल Q की वजह से हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने तो भी मैग्नीट्यूड की बात की थी। आप बोलोगे सर दैट इज बेसिकली ऐसे वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे फोर्स भी आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, तो इसकी एक डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो हमको मालूम है क्या होगा, फोर्स अपॉन Q नॉट, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ दिस एफ। Q नॉट किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? सर Q नॉट जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि सर देखो ये कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव, तो आप बोलोगे सर ये जो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी। किधर आएगी? इसी डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये स्टैंडर्ड हमने सेट कर रखा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस पे बेस्ड है? पॉजिटिव चार्ज पे बेस्ड है, ध्यान रखें। अगर ये Q नॉट नेगेटिव चार्ज होता तो उस पे फोर्स किधर लगता? इधर की तरफ, ठीक है। बट हमने ऑलरेडी डेफिनेशन क्या बोला है कि सर अगर यहाँ Q नॉट पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा तब जो फोर्स आएगा पर यूनिट चार्ज, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। तो Q नॉट अगर नेगेटिव होता तो उसमें फोर्स इधर होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर ही बनानी पड़ती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फोर्स से डिफाइन हो रही है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे आप डिफाइन कर सकते हो। आई होप इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक बार फिर से बता दीजिए। कौन है ये? सर प्राची। प्राची? यस सर। कौन से बैच से हैं? सर मेडिकल A1। अच्छा चलो, तो डायरेक्शन मैंने कहा जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ये Q नॉट पे फोर्स हमें मालूम है कहाँ लग रहा होगा, कूलम्ब्स लॉ पढ़ रखा है, मैग्नीट्यूड भी हमको पता है और फोर्स की डायरेक्शन भी हमको पता है, ठीक है। तो आप बोलोगे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में आपको लग रहा होगा फोर्स, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होगी? इसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे ध्यान रखें, अगर यहाँ नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा होता तो अट्रैक्टिव फोर्स होता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हैं तो सर फोर्स की डायरेक्शन इधर आती नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी उधर ही आएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में थोड़ी सी छोटे छोटे पॉइंट्स हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एंड सेकंड
आप बोलते हैं इसकी यूनिट आप निकाल सकते हैं, यूनिट क्या होगी देखो, फोर्स अपॉन चार्ज, दैट इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जनरल डेफिनेशन से। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। So electric field intensity due to a point charge. तो सपोज दैट, सिंपल सी बात करें, मैंने कहा देखिए एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ है, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई अगर पॉइंट है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। आप बोलोगे फिर से वही करोगे, यहाँ पे क्यू नॉट रखोगे, इस क्यू नॉट पे लगाने वाला फोर्स निकालोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो उस फोर्स को क्या करोगे, क्यू नॉट से डिवाइड कर दोगे। सर इस फोर्स कितना लगेगा क्यू नॉट पे, दैट इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गया, डिवाइड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आया वो कैसा आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब जरा देखो, this is the electric field intensity due to a point charge, this k is what 1 upon 4 pi epsilon naught, अगर मीडियम कैसा है, वैक्यूम है और एयर है। this is constant, this is distance r and this is capital Q। ये इनकमिंग चार्ज जो यहाँ पे रखा जा रहा है, कोई भी चार्ज होगा उस पर डिपेंडेंट नहीं है, this is the whole property of this charge and the distance from this charge। ठीक है, और ये तो क्या मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसे होगी, अवे होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर यही पॉइंट चार्ज नेगेटिव होता, अगर यही पॉइंट चार्ज नेगेटिव होता और इससे किसी आर डिस्टेंस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी होती तो उसकी जो डायरेक्शन होती वो कैसी होती, यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखते हैं अगर क्यू नॉट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को किधर लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना उसपे, तो यहाँ पे क्या होगा, टुवर्ड्स दी चार्ज होगा, टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज k q by r square। ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, नोट डाउन कर लें इसको। चलिए आगे बढ़े। नाउ वी विल डिफाइन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे हमने कोर्स में कूलम्स लॉ की बात की थी, सिमिलरली हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, और आप बोलोगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जिसको हम बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to group of point charges, due to group of point charges। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसे बोलते हैं उसी तरीके से आप बोलोगे यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, आप चाहो तो उसको अलग से लिख सकते हो, मैं बोलता हूँ एक ही बात है। ठीक है, मैंने बोला कि सर मान लो यहाँ पे कई सारे चार्जेस हैं, Q1 है, एक ये Q2 है, एक ये Q3 है, और इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आप बोलोगे सर इससे जो डिस्टेंस है दैट इज R1, इससे जो डिस्टेंस है वो दैट इज R2, और इससे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R3,
तो आप बोलोगे क्या, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए तीनों चार्जेस की वजह से, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हाँ इस डायरेक्शन में आएगी, इसको आप बोलोगे E3, अवे आएगी इससे इस डायरेक्शन में आएगा तो आप बोलोगे E1, और इससे जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज E2। तो इन इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस की वजह से आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, KQ2/R2², KQ1/R1², KQ3/R3², मैग्नीट्यूड भी पता है और आपको डायरेक्शन भी पता है। तो इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखें, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट। वेक्टर सम है, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, एंगल का ध्यान रखेंगे, इस चीज में हम कोई भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो 12th के बेसिस, आप बोलो 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मान के चलिए कि 12th में तो एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर उससे एक ना एक क्वेश्चन और कभी-कभी आपको उसके डेरिवेशन भी आ ही जाते हैं। तो बहुत अच्छे से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बातें कर रखी हैं, कहाँ कर रखी है कोई बताएगा? एनी आइडिया, एनीवन जो बता सके कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की बातें हमने कहाँ कर रखी हैं? केमिस्ट्री में। वेरी गुड, केमिस्ट्री में हमने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डाइपोल की बातें कर रखी हैं, लेकिन हम वहां पे उसको केवल क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपोल। लेकिन है क्या वो? सर वो यही इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। वहां पे भी आप बोलोगे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो देखा जाए तो आप वही इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात आप यहाँ करने वाले हो। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट साइन के, ठीक है। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। डिस्टेंस भी कैसी होनी चाहिए इनके बीच में? बहुत स्मॉल होनी चाहिए, बट फाइनाइट डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए नाम से देखो, डाइपोल, डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है एंड्स। तो ये दो एंड्स हैं और ये कैसे एंड्स हैं? इलेक्ट्रिक हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स इनके एंड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उसको बोलते हैं डाइपोल। आपने अगर याद हो तो केमिस्ट्री में तो कैसे यूज करते थे, एक माइनस एक प्लस होता था और आप बोलते थे इसके एक डाइपोल मूवमेंट डिफाइन होते थे इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये एग्जैक्टली वही है, ये माइनस माइनस चार्ज होता है, ये प्लस प्लस चार्ज बता रहा होता है, और ये चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट होते थे और इनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन होता था, राइट। एग्जैक्टली ये वही इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके बीच की डिस्टेंस कुछ होगी, हम उस डिस्टेंस को लेते हैं 2a। कोई बोलेगा सर r क्यों नहीं ले रहे हो, a क्यों नहीं ले रहे हो, 2a क्यों ले रहे हो? मैंने कहा आप r लेना चाहो r ले लो, x लेना चाहो x ले लो, a लेना चाहो a ले लो, ठीक है। बट 2a जो हम डिस्टेंस लेते हैं, तो 2a डिस्टेंस लेने से हमारे जो फॉर्मूले डिराइव होके आते हैं वो थोड़े इजी हो जाते हैं। इसलिए हम स्टैंडर्डली आप कह सकते हो कि जो स्टैंडर्ड हमने ले रखा है वो डिस्टेंस को हम 2a से डिनोट करते हैं। आप r से डिनोट करोगे, आप r से करोगे, आपके फॉर्मूले उस हिसाब से डिजाइन होंगे। मैं 2a ले रहा हूं तो मेरे फॉर्मूले मेरे 2a के हिसाब से डिजाइन हो रहे होंगे, वो थोड़े इजी टू रिमेंबर होते हैं, इसीलिए अपने स्टैंडर्ड जो है वो 2a लेके चलते हैं हम। इनके लिए एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन होता है? सर इट इज q into 2a। इट्स अ मैग्नीट्यूड, आप बोल सकते हैं इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ q, इन दोनों चार्जेस में से पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू 2a, ठीक है। एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है? हमेशा
डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो दैट डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। मतलब अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम डिजाइन करें तो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है क्यू इंटू टू ए, और जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। इस टर्म को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इस डाइपोल मोमेंट की अगर आप चाहो तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी, हाँ सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिख रहा है, उसमें मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है सर। इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, सर चार्ज है कूलम और ये क्या डिस्टेंस है, इसका मतलब मीटर, तो कूलम मीटर, कूलम मीटर इसकी ऐसा यूनिट होगी। ठीक है, अब हमें जो पूछा जाता है ज्यादातर क्वेश्चन वो पूछा जाता है इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने को पूछी जाती है एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैक्सिमम बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड यूज नहीं करते हैं। जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की ही बात कर रहे हैं, तो ज्यादा परेशान नहीं हो। कई बार आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि सर मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल at a point, at an axial point, ये केस होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आप देखेंगे अपने लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बोर्ड से बहुत बार पूछा गया है, तो ठीक है, तो ये आना भी चाहिए। मैंने बोला कि सर ये डाइपोल है, इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल का मतलब होता है इसकी ये एक्सिस के अराउंड किसी पॉइंट पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। एक्सियल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इस एक्सियल पॉइंट पे आपको कहीं पर आप बोलते हैं एक्सिस पे लाई करने वाले किसी पॉइंट पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जा रही है। मैंने कहा मान लो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो 2a है और ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, जो भी डिस्टेंस है वो हमेशा सेंटर से दी जाती है डाइपोल के। ठीक है, आप बोलोगे कि सर क्या एक्स डिस्टेंस ले लो, तो इसके सेंटर से आप x लेना चाहो x ले लो, r लेना चाहो r ले लो, जैसा भी आपके बुक्स में दिया जाता है। ठीक है, कुछ बुक्स उसको x की तरह लेके चलती हैं, कुछ r की तरह लेती हैं, चलो मैं r ले लेता हूँ। इसने बोला सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर एक्सिस पे लाई करने वाला एक पॉइंट है, इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सर ये बहुत ही सिंपल सा केस है, इट्स अ बेसिकली ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, इन ग्रुप ऑफ पॉइंट 2 चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ऑलरेडी मुझे आता है, मैंने अभी भी जस्ट सीखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट चार्जेस में से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और उनका वेक्टर सम ले लूंगा। सर आप लोग भी कर सकते हो, अब तो इसके और कुछ बचता ही नहीं है। मैंने कहा इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज आएगी इस डायरेक्शन में, और प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज आएगी इस डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे जो रिजल्टेंट आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, दैट इज एक्सियल पॉइंट पे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स से हम डिनोट करते हैं एक्सियल पॉइंट पे, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इन दोनों का वेक्टर सम। ठीक है, अब क्योंकि वेक्टर सम करना है तो आप देखो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, मतलब ऑपोजिट है। और जब भी दो वेक्टर्स ऑपोजिट होते हैं तो उनका वेक्टर सम अगर आपको लेना है तो सिंपल क्या करते हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस, उनके मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस। तो आप बोलोगे सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ दीस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E प्लस क्यू माइनस E ऑफ माइनस क्यू, माइनस साइन क्यों आ रहा है, वेक्टर सम की वजह से आ रहा है, ध्यान रखिए। यहाँ पे हमने दोनों जब रिजल्टेंट लिखते हैं तब तो प्लस ही लिखेंगे ना, अभी यहाँ वेक्टर सम कर रहे हैं। जब वेक्टर सम करने का यहाँ 180 डिग्री देखा तो हमने बोला ये वेक्टर सम का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों का डिफरेंस होगा क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। अच्छा, प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो ए क्यू वाई। सर इस पॉइंट से यहाँ ए की कितनी डिस्टेंस है, देखो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस है आर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, सेंटर से प्लस क्यू की ए, तो ये टोटल आर में से अगर मैं ए माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी दैट इज आर माइनस ए। तो आप बोलो के क्यू इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही माइनस साइन लगाया मैंने। अब माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा,
सर इस डायरेक्शन में है, चलो कोई बात नहीं। देखिए माइनस क्यू की वजह से यहाँ मैग्नीट्यूड वाइज कितना है, मैग्नीट्यूड में केवल हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रखेंगे, डायरेक्शन हमने ऑलरेडी रख ली है। तो आप बोलोगे सर के मैग्नीट्यूड तो चार्ज का कितना है, क्यू है, डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेनी है। सर यहाँ से यहाँ तक की आर है, यहाँ से यहाँ तक की ए हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए, दैट विल बी इक्वल टू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ए क्यूब कॉमन आ गया, 1 बाय आर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम। सर ये सेकंड स्टेप फिर से बता दो। कौन सा वाला स्टेप बेटा? सर ई प्लस क्यू माइनस क्यू कैसे हुआ? कौन है बेटा, क्या नाम है आपका? तान्या। तान्या बेटा सुन नहीं रहे हो क्या? वेक्टर्स आते हैं ना? यस सर। पक्का? यस। चलो तो भाई दो वेक्टर्स का सम ही तो करना है मुझे। ये दो वेक्टर्स कैसे हैं, 180 डिग्री एंगल पे ऑपोजिट हैं। तो जब आप दो वेक्टर जो कि ऑपोजिट हैं उनका वेक्टर सम करते हो तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता था? ए माइनस बी आएगा, क्योंकि एंगल कौन सा है, 180 डिग्री, स्पेशल केस है ये। तो मैंने वही तो किया है, ए माइनस बी, बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यूज यहाँ पुट कर दी है। के क्यू कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए आर प्लस ए का होल स्क्वायर इधर आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इधर आएगा। एलसीएम लेने की बजाय माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे आके आप सॉल्व करोगे, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ एक स्टेप। इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, ठीक है, और नीचे देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सब पे स्क्वायर था तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो रिजल्ट आएगा मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट कितना आया है, ए क्यू इनटू यहाँ पे जो वैल्यू बच के आएगी वो आएगी 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आपके पास आएगा। ठीक है, आप एक काम करो, जिसने मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप ये नोट कर लो, इसके बाद हम थोड़ा सा इस वाले स्पेस पे आएंगे, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। 1 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन। सर ये जो कोई डाउट पूछ रहा है? सर, हाँ सर मैं कह रही थी कि ये जो आपने पॉइंट लिया है, ये दो चार्जेस के बीच में ले सकते हैं? नहीं दो चार्जेस के बीच में नहीं नहीं नहीं, डाइपोल एक एंटिटी है, उस डाइपोल के बीच में घुस के पॉइंट नहीं निकाल सकते, या तो वो पॉइंट इधर होगा या इधर होगा। डाइपोल एक बीच में एंटिटी है, बहुत इनके बीच डिस्टेंस बहुत कम है ऑलरेडी। ऐसे मान लो इस मार्कर की वजह से मुझे किसी पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप मार्कर पे नहीं ले लेंगे ना वो पॉइंट, तो डाइपोल एक ये मार्कर की तरह है। आप अगर निकालने जाओगे तो भी निकाल सकते हैं, बट वो बहुत फाइनाइट सी डिस्टेंस है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, तो मोस्टली आप बोलोगे माइनस क्यू की वजह से इधर आएगी, प्लस क्यू की वजह से इधर आएगी, तो ऑलमोस्ट कैंसिल आउट कर देगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए हम बात नहीं करते। एक्सियल पॉइंट मतलब इसके बाहर की बात करेंगे, बॉडी के बाहर, ये एक बॉडी की तरह ट्रीट करो इसको, डाइपोल को। सर जो आर डिस्टेंस लिया है वो सेंटर से लेना जरूरी है, डाइपोल के सेंटर से? आप स्टैंडर्ड यही है, डाइपोल के सेंटर से ही दी गई होगी ना, क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जाएगा। Yes. जो स्टैंडर्ड है हमें वही फॉलो करते हैं ना। तो स्टैंडर्ड है, आपको डाइपोल किसी भी बॉडी से डिस्टेंस दी जाती है तो सेंटर से तो देंगे मैक्सिमम, किसी बॉडी के सेंटर से तो डिफाइन करेंगे डिस्टेंसेस आप। तो पूछने को आपको ये भी बोल सकते हैं इस एंड से इतनी डिस्टेंस पर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टैंडर्ड जो है डेरिवेशन पूछने का तरीका जो है, जो डेरिवेशंस आपके इस पे बुक में आएंगे या क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम टाइम आपको सेंटर से ही डिस्टेंस दी जाती है। और अगर आपको बोला गया डाइपोल से इस डिस्टेंस पर कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब वो सेंटर से डिस्टेंस है। ओके सर।
तो जरा देखिए जो रिजल्ट आया, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। जो एक्सियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट आ रहा है उसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख देता हूँ। Q इंटू 2a इंटू आर, और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने ब्रेक क्यों किया? देखिए Q इंटू 2a एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल मूवमेंट। तो आप इसको इस फॉर्म में और लिख सकते हो, E एक्सियल इज इक्वल टू 2k p इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर T इज द डाइपोल मोमेंट। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख लेते हैं। मैंने कहा सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जरा देखिए कहाँ है ये। इस केस में ये पॉइंट प्लस क्यू के पास में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू विल बी डोमिनेटिंग, सो आप बोलोगे नेट डायरेक्शन विल बी इन दी प्लस क्यू। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में। मैंने कहा अगर ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा होता तो आप बोलते हो माइनस क्यू के पास में होता वो पॉइंट, तो आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू पर डिपेंड करेगी। तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कहाँ आएगी? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से जो डोमिनेटिंग होगा वो भी यही होगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? इधर। चाहे वो पॉइंट प्लस क्यू की इधर हो चाहे माइनस क्यू की इधर हो, दोनों डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो किधर आ रही है? इसी डायरेक्शन में आ रही है। मतलब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में आ रही है। डाइपोल मूवमेंट भी किधर होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू ही होता है। तो आप बोल सकते हो कि इस केस में अगर डायरेक्शन वाइज देखें तो मैं इस पे ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसी आएगी? सेम आएगी, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यही आपको डिराइव करना होता है। ध्यान रखें इस चीज का। डायरेक्शन कैसी आएगी? सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन सेम एज इन डाइपोल मूवमेंट। अब मैंने कहा एक स्पेशल केस, जो कई बार क्वेश्चंस में आपको स्पेशल केस ही पूछा जाता है, उसको बोलते हैं कौन है? बेटा मैं नहीं बोलूंगा, मैं दोबारा। पहली बार में क्यों नहीं सुन रहा है? छोटी सी चीज के लिए रिपीट मार रहा है भाई। एक बार और, एक बार और। डायरेक्शन निकाल ली, डायरेक्शन निकाल पाएंगे हम। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, भैया दोनों में से कौन सा वेक्टर बड़ा होगा? प्लस क्यू वाला, क्योंकि पॉइंट किधर है? प्लस क्यू के पास में है। तो सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आएगी। दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो जो बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में रहेगी। जब इस पॉइंट पे आओगे, यहाँ कहीं पे पॉइंट होगा तो माइनस क्यू के पास में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? माइनस क्यू डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे माइनस क्यू किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? टुवर्ड्स द माइनस क्यू चार्ज। तो इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है? अगर ये पॉइंट इधर होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही आ रही है। मतलब कहां से कहां आ रही है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाती हुई आ रही है। हाँ, क्या बोल रहे हो? तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा ना, तो नेट। तो मैं कहां से बोल रहा हूँ? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव ही होती है। यस सर। तो मैं भी तो क्या बोलना चाह रहा हूँ? तुम किसकी नेगेटिव से पॉजिटिव बोल रहा हो? सर मैं वही कह रहा था। मेरी बात अगर तू वही कह रहा है तो रिपीट क्यों कर रहा है? अगर मेरी बात के अगेंस्ट कुछ बोलना चाह रहा है तो बोलना भाई। मेरी बात को अगर रिपीट करना है तो बोलने की जरूरत है। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही तो दिमाग में चल रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर ले। जी सर। ऐसा हम बहुत डेलिकेट सिचुएशन में है, माइक्रोफोन का यूज इस्तेमाल बड़ी सूझबूझ से करें, है ना? कॉल की तरह यूज नहीं करें कि जब मना है स्पीकर ऑन किया बस धड़ाके से बस बोल दिया। आपकी ये बातें बहुत लोग सुन रहे हैं और बहुत लोग आपको जज कर रहे होंगे, तो अपनी इज्जत का भी थोड़ा ख्याल रखो यार। हम क्यों कौन साहब, कैसे काम चलेगा? क्या तो सर मेरी इज्जत है ही नहीं, ख्याल क्या रखे हैं? सोच ले बेटा, तेरी इज्जत अभी तक क्लास में होती थी, अब यहाँ पे 3-3 बैचेस हैं, कुछ तो इमेज बना ले दूसरे क्लास वालों के सामने। चलो स्पेशल केस जो मैक्सिमम टाइम आपको, देखो ये वाला फॉर्मूला बहुत रेयरली यूज करने को बोलते हैं, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो शॉर्ट डाइपोल की करते हैं। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है? ये डाइपोल बहुत छोटा है। छोटे का मतलब है कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है। इसके रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट्स ले रहे हो ना, इनके रिस्पेक्ट में इनकी जो डिस्टेंस है डाइपोल, मतलब आर के रिस्पेक्ट में ये टू वे क्वांटिटी बहुत छोटी क्वांटिटी है, तब हम बोलते हैं डाइपोल कैसा है? शॉर्ट है। तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए,
उनको हम बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल एंड ए इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर ए बहुत स्मॉल है तो आप बोलोगे जरा देखो मैग्नीट्यूड में हम दोबारा से आ जाते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो आप 2k p r, यहां से मैं आर स्क्वायर बाहर लूंगा, आर स्क्वायर बाहर लूंगा तो एक स्क्वायर की वजह से आर की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये आएगा आर की पावर 4 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आर बहुत बड़ा है तो ए बाय आर बहुत छोटा होगा, तो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और छोटा होगा, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। तो 1 माइनस ऑलमोस्ट जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पावर 4 थी और ये आर कैंसिल हो गया तो ये कितना रह गई, पावर 3। तो ये जो रिजल्ट बना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बन के आ रहा है 2k p डिवाइड बाय आर क्यूब। ये वाला जरूर याद रखें, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका ये वाला फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि ये इजी है, सिंपल है और ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यूब। एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थी, एक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये डेरिवेशन के एक स्टेप आपको पता होना चाहिए, बाकी इनपुट आपको लिखने होते हैं थ्योरी में, लाइन में आपको स्टेटमेंट देने में कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस माइनस q and plus q। let us take a point a at a distance of r from the center of the electric dipole। ये सब लैंग्वेज आपको बोर्ड में आपको खुद लिखनी है और ये आप आदत डाल लो भाई साहब, बोर्ड में मार्क्स चाहिए तो ये लैंग्वेज आपको लिखनी आनी चाहिए। और ये मान लो डेरिवेशन तो ऐसे आने चाहिए कि अगर मैं रात में कान के नीचे एक लगा के तेरे से 2 बजे भी पूछूं ना डेरिवेशन, तो आपको सर आंख खुले ना खुले डेरिवेशन पहले कॉपी पे लिख देना है, तभी आपके मार्क्स आएंगे। 12th में 95% मार्क्स आना चुटकियों का खेल है भाई साहब, ठीक है बता रहा हूँ, बहुत इजी है। बशर्ते अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली 4-5 महीने। अगर आप अभी मेहनत कर जाओगे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी बहुत चिल करोगे, जब बच्चे परेशान हो रहे होंगे प्री बोर्ड मार्क्स नहीं आ रहे, तब आप बड़े आराम से इत्मीनान से चैन से बैठोगे। और अगर आपने अभी हाँ कर लेंगे हाँ कर लेंगे, तो नवंबर दिसंबर जनवरी के बाद डिप्रेशन के झटके आते हैं भाई साहब, ठीक है, तब सीधा पंखा दिखेगा। बहुत से लोगों को पंखा दिखने लगता है, 90% केसेस को पंखा दिखने तो लगता ही है, उसमें से उस पंखे का यूज बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो अपनी कंडीशन को अच्छा रखो, समझ में आ रहा है। तो वही उसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, जितने भी डेरिवेशन वगैरह हैं, जितने भी क्वेश्चन है साथ साथ करते चलो। मैं कह रहा हूँ यार अगस्त सितंबर अक्टूबर बस खत्म, फिजिक्स खत्म कर देना। और फिजिक्स में ही सबसे ज्यादा रोते हैं बच्चे, 12th में 99% बच्चे फिजिक्स में ही परेशान हो रहे होते हैं, और जिनका परसेंटेज गिरेगा फिजिक्स की वजह से परसेंटेज गिरेगा। और मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में 95% मार्क्स लाना बहुत आसान है, अगर साथ साथ आप कर लो बड़े आराम से, इत्मीनान से, डेरिवेशन जितने सब करा रहा हूँ आराम से कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। एक दूसरे पॉइंट पे हमको और देखना है, इरेज कर दूं इसको। कुछ शातिर लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे फॉर श्योर, अमन पॉल जैसे आलसी लोग, जितने नहीं लोग सर, नहीं मैं किया गया पूरा मत लिख, डेरिवेशन लिख। मैंने लिख पूरा चुका हूँ क्या सर। होता है, पी डब्ल्यू आर लिख लिया तूने कॉपी पे? नहीं सर, जो जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो सब कुछ लिख चुका हूँ। अबे व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है तेरे को? चलो 1 मिनट दे रहा हूँ, फिर इरेज कर दूंगा इसको, जिसने नहीं लिखा है वो इसको फिनिश कर लो। सर ये आपने प्रोपोर्शनल 1/r³ के बताया था ना? बेटा पूछने से पहले देख लो आप खोल के, है ना सर? इसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है यहाँ पे। k तो कांस्टेंट है, p डाइपोल मूवमेंट है, वो भी कांस्टेंट होगा एक डाइपोल के लिए, सिर्फ r चेंज होगी ना अलग अलग पॉइंट के लिए। जी सर। तो e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब।
चलो नेक्स्ट इज electric field due to a dipole at an equatorial point. At an equatorial point. देखिए भाई साहब, ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसकी एक्सिस है, इनके बीच की डिस्टेंस है ए। थोड़ा सा नीचे बना रहे हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए होगी ऊपर, यहाँ बना लेते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। हमको ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना इसका, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इस इक्वेटोरियल लाइन में ये कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट जिसकी डिस्टेंस कहां से, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, ये r डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो आप बोलोगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैंने कहा जरा ज्वाइन करके देखो। मान लिया ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल भी कितना है यार, थीटा। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी आएगी, a। अब जरा देखिए, ये भी फिर से दो पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले इंडिविजुअली, और क्या कर ले हम, वेक्टर सम कर लें। मैंने बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आता है तो जरा देखते हैं। मैंने कहा देखिए, माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये प्लस क्यू की वजह से आएगा और ये माइनस क्यू की वजह से आएगा। अब आपको क्या लेना है, इनका वेक्टर सम लेना है। मैंने कहा सर ऐसे वेक्टर सम लेना थोड़ा डिफिकल्ट सा है, तो क्यों ना आप एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल, और इन दोनों के दो कंपोनेंट ले लो। देखिए प्लस क्यू के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा e प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये होगा e प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा। ये एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो माइनस क्यू का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा माइनस क्यू कॉस थीटा, और इधर आएगा माइनस क्यू साइन थीटा। दोनों ही चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ही चार्ज से ये डिस्टेंस भी कैसी आएगी, सेम आएगी। तो दोनों ही चार्ज की वजह से जो प्लस क्यू और माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कैसा आएगा, सेम आएगा, और दोनों ही एंगल थीटा सेम है। तो ये जो दो कंपोनेंट हैं ये इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो ये दो कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली कॉस थीटा वाले कंपोनेंट का समेशन, क्योंकि ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, दैट इज E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों का सम। तो आप बोलो E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू का कॉस थीटा। ठीक है, आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, सिर्फ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट रहेगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया। मैंने कहा जरा मैग्नीट्यूड निकालो। सर मैग्नीट्यूड E प्लस क्यू का और E माइनस क्यू का दोनों का इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू K Q, और जो डिस्टेंस आएगी ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है ये डिस्टेंस। तो अगर जिसका परपेंडिकुलर R हो, बेस A हो, तो आप बोलोगे ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोलोगे के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E प्लस क्यू ई माइनस क्यू, दोनों को ऐड कर देंगे इनटू कॉस थीटा। मैंने कहा कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा भी कैसा है सर, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, हेलो नहीं कोई नहीं बोल रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस है a, हाइपोटेन्यूज है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जरा देखो वो क्या आएगा, 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इक्वल मैग्नीट्यूड है तो ट्वाइस हो जाएगा, और cos थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E इक्विटोरियल पॉइंट पे वो कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ k q बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू cos थीटा कितना है a अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देखिए ये पावर कितनी है 1 है और ये पावर कितनी है 1/2 है, दोनों सेम है तो कितना है पावर 3/2। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है, अच्छा q इंटू 2a कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट के बराबर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है k इंटू p, q इंटू 2a p में कन्वर्ट हो गया और ये आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये तो आपका हो गया जनरल फॉर्मूला, हो गया क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया। मैंने कहा मैग्नीट्यूड वाइज हो गया, डायरेक्शन देख लो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है, इधर आ रही है, मतलब प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ आ रही है, जबकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने जाओगे तो आप क्या कहोगे सर, एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। वो माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि सर इसकी डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ दिस डायपोल मोमेंट वेक्टर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये आपका हो गया जनरल फॉर्मूला हो गया इस पॉइंट के इक्विटोरियल पॉइंट के लिए। मैंने कहा फिर से शॉर्ट डायपोल वाला केस ले लें, मतलब r की वैल्यू ग्रेटर देन a होगी। फिर से आप क्या करोगे, a r स्क्वायर कॉमन लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस k मैग्नीट्यूड में, आप चलो मैग्नीट्यूड बता देता हूं मैं, यहाँ डायरेक्शन लिख रहा हूं तो माइनस साइन नहीं आएगा मैग्नीट्यूड में, आर स्क्वायर कॉमन लोगे बाहर पावर 3/2, आर स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पावर में, बचेगा 3, अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। आर बहुत बड़ा है ए से, तो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बहुत छोटा होगा, मतलब कितना होगा 0, ऑलमोस्ट नॉट 0 ऑलमोस्ट। तो 1 प्लस 0 इज 1, 1 की पावर 3/2 इज 1, तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, इक्वेटोरियल इज इक्वल टू kp बाय r क्यूब। डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे माइनस हाईलाइट कर लेंगे इसको भाई साहब, यहाँ पे जैसे माइनस लगा रहे हो उसको वहां पे लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ डायपोल मोमेंट, लिख लेना वर्ड्स में, याद रहना चाहिए, जितने बार आप देखोगे उसको आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई शॉर्ट डायपोल के लिए जो फॉर्मूला आया था वो 2kp बाय r क्यूब आया था, यहाँ पे कितना आया kp बाय r क्यूब। तो हम क्या कहना चाहते हैं, एक और नोट पॉइंट की तरह आप बना सकते हो कि फॉर ए शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल के लिए आप बात करोगे, शॉर्ट डायपोल के लिए अगर 2 पॉइंट्स ले रहे हो, एक r डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट ले रहे हो और एक r डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पॉइंट ले रहे हो, दोनों की जगह पे अगर हम इक्वेटोरियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो E एक्सियल है वो ऐसे लिख सकते हो। शॉर्ट डायपोल की बात कर रहे हो, 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हो, इक्वेटोरियल पॉइंट और एक एक्सियल पॉइंट, सेम डिस्टेंस पर, r दोनों के लिए कैसा है, सेम है, तो आप दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन करोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। देखिए यहाँ पे kp बाय r क्यूब आ रहा था, वहां पे कितना था 2kp बाय r क्यूब, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डबल आ रही है एक तो, और डायरेक्शन कैसी आ रही है, ऑपोजिट आ रही है, एक्सियल पॉइंट पे इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे ऑपोजिट टू दैट ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो आप शॉर्ट डायपोल के लिए ये भी लिख सकते हो, E एक्सियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2E इक्वेटोरियल। तो ये कई बार आपके क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। So this is all about dipole for now. Dipole के बारे में आगे और भी डिटेल्स आएंगी जब आप अगले टॉपिक में जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल के बारे में हम अभी थोड़ी देर में इतनी ही बातें करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक दूसरे साथ साथ नोट डाउन कर रहे होंगे, फिर भी मैं आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। आपने जो भी चीजें रह गई होंगी आप उसको नोट डाउन कर लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
सर ये जो आपने पॉइंट लिया है वो अगर सेंटर से पास नहीं हो रहा होगा तो आर डिस्टेंस ही लेंगे या फिर उसका कंपोनेंट लेंगे? सेंटर से पास नहीं होगा क्या चीज? ये जो आपने पॉइंट लिया जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट की बात हो रही है। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब ही है कि वो सेंटर से पास होने वाली लाइन पर ही होगा, बात खत्म। इसके अलावा किसी पॉइंट की बात करनी नहीं है हमको। पॉसिबिलिटीज बहुत होती हैं, हमारी अपनी औकात होती है भाई साहब, औकात से बाहर नहीं जाते हम। तो हम जिस औकात पर रह के बात कर सकते हैं तो हमारी औकात सिर्फ एक्सियल और इक्वेटोरियल की है। जनरल पॉइंट पे निकाल सकते हो आप, ठीक है, बट जनरल पॉइंट पे हम आपके 12th के लेवल पे जनरली पूछते नहीं है। कुछ स्कूल में अगर जनरल पॉइंट पे कराएं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से बता दूंगा। अननेसेसरी कंफ्यूजन बढ़ा देता है वो जनरल पॉइंट वाला। एक डेरिवेशन और हो जाएगा छोटा सा, और अननेसेसरी आपको एक नया फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो कि मैं नहीं चाहता। तो इसलिए मैं जो स्टैंडर्ड है जो पूछे जाते हैं अभी तक जो पूछे गए हैं वो यही पूछा जाता है, इक्वेटोरियल और एक्सियल। आगे कोई पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, अगर जनरल पॉइंट से निकालना है तो दोनों का वेक्टर ही नहीं होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल का? नहीं, कैसे कर लोगे यार? जनरल पॉइंट यहाँ लग रहा है, एक्सियल से क्या लेना देना तुम्हारा? ठीक है। वो जो मेथड है उसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल का यूज करते हैं, वो एक अलग बात है। ओके सर। हाँ, वो आता है kb by r cube into 1 plus 3 sin square theta अंडर रूट में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिजल्ट आता है। हाँ, चलें आगे बढ़े। एक्सक्यूज मी सर, आपने कॉस हाँ जी, थीटा बोलिए। की वैल्यू कैसे निकाली है सर? एक बार बता दीजिए। cos थीटा की वैल्यू मैंने कैसे निकाली? मैं 9th क्लास में गया वापस से, मैंने वो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज वाले रिलेशन निकाले और लगा दिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में। नहीं सर, ए क्या लिया आपने? बस ए स्क्वायर। ए क्या है? काश तू मेरे सामने होता तो मैं तेरे को ए करके बताता। मैं खुश नसीब है तू आज तू मेरे सामने नहीं है। पूरी रामायण निकल गई भाई साहब, पूछ रहे हैं ए क्या है। हमारे मिल गया कि नहीं मिल गया ए? मिल गया सर। वेरी गुड। तू अपने नाम का ए ढूंढता फिरता तू। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नोट डाउन करो। Two point charges plus q and q are placed at a distance of 3 meters from each other. Find a point on a line joining them. Find a point on a line joining them where net electric field intensity is 0. सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने फोर्स में बात की थी, सॉल्व करें प्लीज। सर एक मिनट, क्वेश्चन मैं रिपीट करूं? बीच में कुछ मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉर्म के 2 point charges plus 4q and plus q are separated by a distance 3 meter. Find a point on the line joining the two charges where the electric field, net electric field intensity is 0. और इसको हम बोलते हैं नल पॉइंट। फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? नल पॉइंट। एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव है बेटा प्लस क्यू एंड क्यू बोल रहा हूँ मैं, प्लस 4q एंड q दोनों ही पॉजिटिव हैं।
बेटा नित्या, राज, यश, आई डोंट नो माला शर्मा कौन है, एंड नीरज। ज्यादा मटर गश्ती और मस्ती ना करें, ठीक है। चैट बॉक्स से ज्यादा स्क्रीन पे ध्यान दें। Anyone who has got the answer? Sir, 3 meter right hand side of plus Q charge. 3 मीटर, Sir, 3 मीटर तो उनकी डिस्टेंस है ही शायद। sir, 2 meter from 4Q charges in the direction of plus Q charge. गरिमा बेटा तुमने उस दिन भी यही गलती यहाँ की थी शायद। गोविंद हाथ Sir, नीचे करते हो गए, आज क्या हो गया? आज Sir, अपने मुंह दिखाने लायक कैसे नहीं है भाई? वैसे तो तू वीडियो ऑन करके बैठा है, आज क्या हो गया तेरे को? आज मेरे को अकल आ गई। अरे वाह, जल्दी आ गई। चलो चलो माइक्रोफोन ऑफ करो। सर वो 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम प्लस 4Q से। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। गरिमा बेटा गलती कर रहे हो, पिछले बार भी आपने शायद आप ही ने गलती की थी। देखो +4Q प्लस Q 1 मीटर प्लस क्यू से। दोनों की डिस्टेंस सेपरेट है 3 मीटर। आपने बोला सर एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है इस लाइन पे जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। मैंने कहा उस तरीके से देखो, अगर वो पॉइंट यहाँ कहीं होता, 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अगर वो यहाँ कहीं पॉइंट होता, +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, +4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, कैंसिल आउट नहीं कर सकता। इसका मतलब वो पॉइंट कहीं ना कहीं कहाँ लाई करेगा, इनके बीच में। आप बोलोगे मान लो ये पॉइंट यहाँ कहीं है जो कि 4Q से x डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 - x, +4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, दोनों ऑपोजिट। यस देयर इज अ चांस दैट दे कैन कैंसिल आउट ईच अदर। मैंने कहा सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल कर देना, डायरेक्शन तो ऑपोजिट मिल गई। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना है, k × 4Q / x²। इसकी वजह से मैग्नीट्यूड कितना आएगा, k × Q / 3 - x का होल स्क्वायर। KQ 4/x², 1/3 - x², दोनों साइड अंडर रूट ले लो, 2/x = 1/3 - x। सॉल्व करो, x की वैल्यू आ रही है 2 मीटर, तो यहां से 2 मीटर पर, तो यहां से कितना 1 मीटर पर। देखो भाई साहब +Q की तरफ होगा, छोटे चार्ज की तरफ होगा हमेशा 0 वाला पॉइंट, नेट फील्ड 0। अगर यही कोई चार्ज नेगेटिव होता है, यही कोई चार्ज नेगेटिव होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीच में 0 ना होकर कहां होती, सर बाहर होती है। वो भी किसकी साइड होती, छोटे चार्ज की साइड होती। आप सॉल्व कर पाते, आंसर आ जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आता ही आता है, नल पॉइंट भी बोलते हैं उसको। कभी कभी आपको डायरेक्टली पूछ देंगे फाइंड नल पॉइंट ऑन द एक्सिस, या जो भी जिस तरीके से। आई होप इट इज क्लियर। गरिमा Yes, sir. गलती का भी पता नहीं। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हैविंग आवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डेफिनेशन देखो, electric field lines are imaginary lines or curves. Electric field lines are imaginary lines or curves drawn in such a way that the tangent to the line at any point gives
the direction of electric field at that point. Electric field lines are the imaginary lines or curves drawn in such a way that at any point, so that it gives the direction of electric field at that point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कर्व्स और लाइंस होते हैं जो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ करते हैं सच दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी है उस पे जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है उस पॉइंट पे जाके वहां उस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जैसे ही आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में टेंजेंट की जो डायरेक्शन आएगी वही आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पर। ठीक है, और हम देखेंगे डिफरेंट फिगर से तब आपको शायद और ज्यादा क्लियर होगा। इसमें लिख लो प्रॉपर्टीज में लिख लो, प्रॉपर्टीज में लिख लो tangent to the first property देखो tangent to the lines, tangent to the electric field lines at any point gives the direction of electric field, gives the direction of electric field at that point। ठीक है, मैंने कहा सपोज दैट ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, तो अगर ए पॉइंट पे आपको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है तो आप बोलोगे सर इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में टेंजेंट किधर है, इधर की तरफ ड्रॉ हो रहा है। ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे इधर आ रहा है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज अगर वहां रख दोगे तो उस पे फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, है ना। इसलिए इनको लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं कभी-कभी नाम से, लाइंस ऑफ फोर्स, बिकॉज़ इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, of positive charge at that point। Okay, next point देखो, number of electric field lines, number of electric field lines per unit area in a region, per unit area in a region is proportional to, per unit area in a region is proportional to the magnitude of electric field intensity, the magnitude of electric field intensity in that region। अगर देखो यहाँ पे कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक रीजन में मैंने एक एरिया डिफाइन कर लिया, मान लो ये एक एरिया है, इतना ही बड़ा एरिया अगर मैं इस रीजन में ड्रॉ करूं, सेम एरिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, तभी इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस कर रही है ना। आप और एक ड्रॉ कर लो, इतने ही बड़े एरिया इस रीजन में जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि दूर दूर हैं तो इस रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, कम पास कर रही हैं। तो आप बोलते हैं जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया से पास करेंगी, सेम एरिया की बात हो रही है, इसका मतलब उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे कम है। और आप कह सकते हो कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी अदर रीजन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can never form closed loops. Electric field lines can never form closed loop. Electric field lines ऐसी ड्रॉ नहीं हो सकती, क्लोज लूप कभी भी फॉर्म नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हम बोल रहे हैं तो वो क्लोज लूप नहीं, क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर की, अगर आपको याद हो फोर्स कैसा है, ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है कूलम फोर्स, और कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स मतलब क्लोज लूप में वर्क कितना आता है, 0, बट ऐसा इस केस में नहीं होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, they always emerge from positive charge
and terminate at negative charge. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती है, ओरिजिनेट करती है, और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा खत्म हो रही होंगी। एक ये रीजन भी है इसकी वजह से क्लोज लूप नहीं बन सकता, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना रहा होगा इसका मतलब क्या है, वो प्लस चार्ज से बाहर की तरफ जानी हो, थोड़ी देर प्लस चार्ज की तरफ भी आने लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो, पॉजिटिव चार्ज पे से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अगर निकाली होगी किसी पॉइंट पर, कैसी आती थी, अवे फ्रॉम दी चार्ज आती थी। इस पॉइंट पे निकालोगे तो अवे फ्रॉम दी चार्ज आएगी, इस पॉइंट पे निकालोगे तो अवे फ्रॉम दी चार्ज आएगी। हर पॉइंट पे कैसी होती थी, अवे फ्रॉम दी चार्ज। अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के उनकी डायरेक्शन हम ड्रॉ करते चले जाते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं। नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, वो क्या होती हैं, टुवर्ड्स दी चार्ज आती हैं। तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट कहां हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, two electric field lines can never intersect each other, because at the point of intersection two tangents can be drawn. Showing two direction at that point, which is not possible. सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये रही और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये रही। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर मैं टेंजेंट इस वाली लाइन पे ड्रॉ करूंगा तो वो इस डायरेक्शन में ड्रॉ होगा, अगर मैं इस फील्ड लाइन पे इलेक्ट्रिक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस पॉइंट पर होगा। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, मतलब दो डायरेक्शन आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती, वरना आप चार्ज को यहाँ रख दोगे, चार्ज किधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, पता है ना, दो डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, जब भी हम फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ध्यान रखें, उस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, मतलब उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, चार अलग अलग चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा उसमें नेट आएगा, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में ये बॉडी भागेगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैंसिल आउट, सॉरी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंडर्ड आपने देखो, प्लस क्यू की वजह से कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसा होता है। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस रखे हो तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी ड्रॉ हो रही होंगी, देखो ये रिपल्सिव होंगी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर ड्रॉ करने के बजाय ये ऐसे निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना, रिपेल करेंगे। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे तो क्या होती थी, अवे फ्रॉम दी स्ट्रेट लाइंस आती हैं, लेकिन एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिपेल करके ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अगर यही ऑपोजिट चार्जेस होते, अगर ये नेगेटिव चार्ज होते तो भी फिगर तो कैसे ही बनता, बस क्या होती, लाइंस की डायरेक्शन अलग ऑपोजिट हो जाती है, बस टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज हो जाता है यहाँ पे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, अट्रैक्ट करेंगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से निकलेगी और इसमें एंटर करेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ऐसी होती हैं, ये वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, बट अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी हो जाती है। एक डाइपोल की वजह से आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी होती है। क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगी, जबकि ये इस तरीके का बनाएंगे अगर वो रिपल्सिव हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं तो। चलिए एक छोटा सा टर्म लिख लेते हैं, फिर क्लास रैप अप करते हैं। लिख लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया? वी आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया? कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी, तभी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक तो नहीं बोलेगा गलती से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। इसका नाम किसकी बात करेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ना डायरेक्शन चेंज हो रही होगी उसकी और ना ही क्या चेंज हो रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। चलिए, मैंने कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? इक्वली स्पेस्ड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ये देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं। डायरेक्शन देखो हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कैसी, इधर की तरफ। डेंसिटी देखो हर जगह कैसी, सेम डेंसिटी भी चेंज हो रही है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, ये भी देखो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं, बट ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है। यूनिफॉर्म सॉरी कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नो, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी रिप्रेजेंट बाय इक्वली स्पेस्ड, 3 पॉइंट है, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। These are equally spaced parallel but not straight lines। यानी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। क्योंकि देखिए यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड जरूर इनका कांस्टेंट है और डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट यूनिफॉर्म बट दिस इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये बातें हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। आप चाहो तो एक पॉइंट और लिख दो, हालांकि उसके बारे में बात आगे करेंगे, मैं उसके बारे में भी एक्सप्रेशन नहीं दूंगा, अगले चैप्टर में दूंगा मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर एंटर अ कंडक्टर। क्या ऐसे लिख दो? हाँ, छोड़ो रहने दो, उधर ही बात करेंगे, पॉइंट को काट दो आप। इसलिए आप बस इतना याद रखो कि कंडक्टिंग बॉडी में, कंडक्टर जो होता है उस बॉडी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी उसके अंदर ड्रॉ नहीं होंगी। बस इस पॉइंट को आप इस तरीके से याद कीजिए। क्यों होगा, कैसे होगा, ये बात आपके अगले चैप्टर में आती है, इसलिए अपन यहाँ पे बात नहीं करेंगे। सो ये तो बात हुई आज की क्लास की। ठीक है, इसमें अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। एनीवन? लोगों को भागने की बहुत जल्दी है। चलिए, जो लोग भाग गए हैं उनको शायद कुछ चीजें पता नहीं होगी, मैं आपको बस एक चीज बता रहा हूँ। आप लोगों की डीपीपी शायद अब आपकी वहां लाइव हो गई होगी, तो पहले डीपीपी आपको ई गाइड्स पर जाके मिल जाएगी। अगर अभी नहीं होगी तो 1-2 घंटे में वो लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी डीपीपी अपनी ऐप से एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे उसको सॉल्व करें और सबमिट कर दें। कोई भी इश्यू हो रहा हो, कोई भी डाउट हो डीपीपी का, तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लें। अगर नेक्स्ट क्लास तक आपकी डीपीपी नहीं मिल पाती है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लें, बट मोस्ट प्रोबेबली आपकी डीपीपी या तो लाइव हो चुकी होगी या फिर लाइव आज हो जाएगी। तो आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं और उनके क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे के टॉपिक की डीपीपी भी जैसे जैसे क्लास होती जाएगी आपको डीपीपी वहां पे मिलती जाएगी, आप उस लिंक से एक्सेस करके उस डीपीपी को ऑनलाइन एक्सेस करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो डीपीपी में कोई भी डाउट होगा आप नेक्स्ट क्लास में पूछ जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज फॉर द क्लास। चलिए, अभी के लिए आप लोग मजे कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। मधु मैम, मधु मैम है क्या? हेलो। हाँ मैम। हाँ सर, क्लास मैम फिनिश आगे कर रहे हैं? दीजिए। बस हो गई, आपको कुछ बोलना है बच्चों को? नहीं नहीं ठीक है, सब ई गाइड पर मिल जाएगा इनको। ठीक है, ओके, थैंक यू।